गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। बड़ा आसान है, एग्ज़ाम में आज तक नहीं पूछा है बिहार बोर्ड में, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। मैंने कई बार देखा हुआ है बिहार बोर्ड में से क्वेश्चन नहीं आया, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट है। किस साल आ जाएगा कहना मुश्किल है, छोड़ नहीं सकते इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखते हैं इसको। देखना है आपको 2 नंबर के लायक और ऑब्जेक्टिव के लायक, दोनों में आएगा ये। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तुम मान के चलो कि 24 में आ जाएगा। मैं इतना इम्पोर्टेंट इसको कह रहा हूँ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है? देखो, ये एम्पियर सर्कुटल लॉ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं बायो-सावर्ट नियम के आधार पर और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड को जो हमने बनाकर दिखाया था पहले, उन सब के बेसिस पर तुमको हम मैग्नेटिक फील्ड का फ्रेम बना कर दिखाते हैं। देखो, हमने पहले भी दिखाया था। मान लो एक तार है, एक तार है, ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है। ये तार इनफाइनाइट लेंथ का है, अनंत लंबाई का है। कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं पता। इस तार में ऊपर की ओर करंट जा रहा, इस तार में ऊपर की ओर करंट जा रहा। तो इस तार से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? इस तार के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कैसा होगा? तो याद करो, कौन सा नियम लगाते हैं? बायो-सावर्ट का, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल, जिसको हिंदी में कहते हो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, वो नियम लगाते हैं। क्या करते हैं? करंट के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा रखते हैं, बाकी उंगलियों को घुमाते हैं। देखो, यहाँ पर तार ऊपर की ओर जा रहा, तार में करंट ऊपर की ओर जा रहा, तो करंट के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा रख देंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे, तो इस प्रकार से निकल रहा चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से निकल रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कुछ ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। बस केवल यही नहीं होगा, इससे छोटा भी होगा, इससे बड़ा भी होगा। अगर मान लो यहाँ पर पता करना चाहो तो यहाँ पर ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा होगा। इससे बड़ा बनाना चाहो, इससे बड़ा बना सकते हो, कुछ ऐसा होगा। और बड़ा बनाना चाहो, ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। और बड़ा बनाना चाहो, ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार से होगा। मतलब तार में अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा या नीचे की ओर ही आ रहा, फिलहाल मैंने ऊपर की ओर माना हुआ है। तार में अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? गोल गोल होगा, गोल गोल होगा, गोल गोल होगा, समझे? गोल गोल होगा, राउंड राउंड शेपेड में होगा। ऐसा नहीं वो चार्ज के समान नहीं होगा। जो चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे कि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में चला जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बनाते थे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या कहें तो विद्युत क्षेत्र का कोई बंद लूप नहीं होता था। लूप मतलब गोल आकार, लूप मतलब गोल आकार। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का कोई गोल आकार नहीं होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का गोल आकार होता है। तार में करंट ऊपर जा रहा, इससे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होगा। यहाँ पर गोल होगा, और बड़ा गोल होगा, और बड़ा गोल होगा। इसके आधार पर तुम कह सकते हो, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी अधिक मिलेगा। तार के जितना पास जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना अधिक मिलेगा।
और तार से जितना दूर जाएंगे, तार से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होता जाएगा। तार के पास में गोल गोल लूप अधिक बनेगा। तार के पास में गोल गोल जो लूप होगा, लूप मतलब गोलाकार, अधिक होगा। जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है गोलाकार घटता जाएगा। ये पूरी तरह गोल नहीं हुआ। अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं तो इसको ढंग से बनाऊं तो ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार से होगा, समझे? कोई तार में करंट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा। तार में करंट अगर नीचे आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका उल्टा इस प्रकार से होगा, मगर गोल होगा। ये सब किसको दिखा रहा? ये सब दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। अगर हम तार को सेंटर मान लें, तार को अगर हम सेंटर माने कि तार में यहां पर सेंटर है, तो तार से ये R1 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, R1 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हुआ, ये B1। ये तार से R2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हुआ। तार से R3 दूरी पर, तार से R4, अलग अलग दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होता है। समझ में आया? तो ये जो गोल आकार होता है ना, तार के चारों तरफ जो गोल चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसी के बेसिस पर यहां बना हुआ है क्या? एम्पियर सर्कुटल लॉ। किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर या धारावाही विद्युत तार, धारावाही विद्युत तार मतलब ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा बह रहा, धारावाही विद्युत तार या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार का होता है, तो इसी के आधार पर क्या बना हुआ है? एम्पियर का सर्कुटल लॉ बना हुआ है। ठीक है? केवल ये तार में ही नहीं, जैसे मान लो आगे तुमको पढ़ना है परिनालिका, इसमें तुमको पढ़ाएंगे हम परिनालिका पढ़ाएंगे, जिसको कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड कहते हैं। ये होता है सोलेनॉइड, ये होता है सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तार के बीच में, जो गोल गोल जा रहा है ना, उसके बीच में, गोल गोल जो तार जा रहा है उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर जो है एम्पियर का सर्कुटल लॉ बना हुआ है, एम्पियर का परिपथीय नियम बना हुआ है। ठीक है, तो आसानी से एम्पियर का परिपथीय नियम समझने के लिए हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लेते हैं, अनंत लंबाई का एक तार लेते हैं, उसमें करंट को फ्लो कराते हैं, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, उसके चारों ओर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनाते हैं, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का एक बंद लूप बनाते हैं, और फिर उसी के लिए लिखते हैं क्या? एम्पियर का सर्कुटल लॉ। समझे? तो हम लोग को पढ़ना है एम्पियर का सर्कुटल लॉ। तो इस प्रकार के, इसमें तो हम आगे ही बात करेंगे कि इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना, जब इसमें गोल बना तो इसमें गोल क्यों नहीं बना। इसमें भी गोल ही बनता है, लेकिन सारा गोल गोल जो आपस में जुड़ जाता है ना, उसके बाद ऐसा बनता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बेसिक रूप में समझने के लिए इसको चुना गया है, एनसीईआरटी में भी चुना गया है, इसी को चुना गया है। सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो एम्पियर का सर्कुटल लॉ है या एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसको बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा ऐसा तुम अनंत तक बना सकते हो। तार के चारों ओर इनफाइनाइट तक आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। उनमें से एक मैग्नेटिक फील्ड को, उनमें से एक चुंबकीय क्षेत्र वाला बंद लूप को हम लोग चुन लेंगे, और उसी के आधार पर हम लोग एम्पियर का सर्कुटल लॉ पढ़ेंगे। तो शुरू करें।
तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम एक तार बना रहे जो इनफाइनाइट लेंथ वाला है। हम इनफाइनाइट लेंथ का ही तार क्यों ले रहे हैं, अनंत लंबाई वाला तार ही क्यों ले रहे हैं? लिमिटेड लंबाई वाला या सीमित लंबाई वाला तार हम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो क्या है कि तार के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी एम्पियर का सर्किट लॉ लागू होता है। एम्पियर का सर्किट लॉ तभी अप्लाई होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम तभी लागू होता है जब तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, एक समान हो। यूनिफॉर्म हो मतलब एक समान हो, तभी आप एम्पियर का सर्किटल नियम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होने के लिए हमको तार को सीधा लेना पड़ेगा और अनंत लंबाई का लेना पड़ेगा। इस कंडीशन को हम बाद में लिखेंगे भी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है ना, तो तार को सीधा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा सीधा? तार को हम जब स्ट्रेट ले लेंगे ना, तार जब स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, तो इसके अंदर हर जगह पर करंट का डायरेक्शन एक समान हो जाएगा। यदि तार में करंट का डायरेक्शन हर जगह पर एक समान नहीं होता है तो बात करिए, हम लोग बायो सावर्ट का नियम लगाते हैं, लेकिन तार में अगर करंट का डायरेक्शन हर जगह पर एक समान रहेगा तो हम सिंपल वे में क्या लग उपयोग करते हैं, एम्पियर का सर्किटल लॉ उपयोग करते हैं। तो यहां पर हमने एक तार लिया हुआ है जो इनफाइनाइट लंबाई वाला है, अनंत लंबाई वाला है। तार लिया हुआ है जो अनंत लंबाई वाला है। अब इस तार में आई करंट बह रहा, इस तार में आई करंट ऊपर की ओर बह रहा, इस तार में आई करंट बह रहा। अब आई करंट ऊपर बह रहा तो तार के इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट यहां पर मैंने मान लिया ओरिजिन, तार के इस पॉइंट से हमको यहां पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। तार के इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करेंगे, पहले इस तार के कारण जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इस तार में करंट फ्लो के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, उसका पहले बंद लूप बनाते हैं। क्या करते हैं, पहले उसका बंद लूप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तार के चारों ओर उसी प्रकार का क्लोज मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हम उसी प्रकार का बनाएंगे, बनाते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा। कुछ इस प्रकार का होगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब तक हमने क्या क्या किया, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लिया। इनफाइनाइट लेंथ का ही वायर क्यों लिया? क्योंकि उससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म मिल जाए। अनंत लंबाई वाला तार के उपयोग करने से किसी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। इसलिए हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया। उसमें आई करंट फ्लो कराया, आई विद्युत धारा को बहाया तार में, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप मिल गया। तो इस क्लोज लूप के लिए, इस बंद लूप के लिए एम्पियर ने एक नियम दिया।
एम्पियर ने एक नियम दिया। याद करो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का लाइन है, पथ है, चुंबकीय क्षेत्र का क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप है। अब देखो तो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां पर देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पर एक समान है क्या? नहीं है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पर एक समान नहीं है। तब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम छोटा सा लंबाई काट लेंगे। ये जो छोटा सा लंबाई हमने काट लिया उसको क्या कहते हैं, डीएल। ये छोटा सा जो लंबाई हमने काट लिया वो क्या हो गया, डीएल लंबाई हो गया। क्यों हो गया डीएल? मान लिया हमने कि पूरे क्लोज लूप का लंबाई एल है, ऐसा हमने मान लिया। भाई ये क्लोज लूप कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो क्लोज लूप का पूरा लंबाई कितना होगा, 2πr। सर्किल का कुल परिधि कितना होता है, 2πr होता है ना जी। सर्किल का कुल सरकमफ्रेंस परिधि कितना होता है, 2πr। तो 2πr लंबाई में तो हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा एक समान तो होगा नहीं। अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा स्पर्श रेखा में इधर होगा, यहां पर स्पर्श रेखा में इधर होगा, यहां पर इधर होगा, यहां पर इधर होगा, यहां पर इधर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मैंने माना कि ये करंट के धारावाही तार के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर कहें तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र का लूप है। लूप मतलब गोलाकार, बंद आकार। तो लूप है, बंद लूप है, क्लोज लूप है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन हर जगह डायरेक्शन तो एक समान नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का एक समान डायरेक्शन पर काम करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का एक समान डायरेक्शन पर काम करने के लिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन पर काम करने के लिए क्लोज लूप में थोड़ा सा पार्ट काट लेंगे, थोड़ा सा पार्ट काट लेंगे। तो अगर टोटल की लंबाई एल है तो इस छोटे से पार्ट की लंबाई क्या हो गया, डीएल हो गया। अच्छा, ये लंबाई किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। ये लंबाई किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। छोटा सा जो लंबाई है या क्लोज लूप है किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो छोटा सा लंबाई भी किसके लिए हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो गया। तो इसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से गुना कर देंगे, डॉट गुना कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, डॉट गुना कर देंगे। तब हम क्या कहेंगे इसको, मैग्नेटिक एलिमेंट। क्या कहेंगे इसको, मैग्नेटिक एलिमेंट। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप, चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप। ये क्या हो गया, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप। और ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का एलिमेंट, अवयव। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का अवयव, मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट हो गया। याद करो, बायो-सावर्ट का नियम लगाते थे, तब कोई तार था ऐसे, इस तार में करंट बहता था। क्योंकि देखो तो करंट हर जगह पर एक समान जा नहीं रहा, हर जगह पर करंट का डायरेक्शन अलग अलग था। तब एक डायरेक्शन वाला करंट पर काम करने के लिए, एक ही डायरेक्शन के करंट पर काम करने के लिए हमने क्या किया था, तार का छोटा सा लंबाई काट लिया था। वो लंबाई क्या था, डीएल। वो लंबाई क्या था, डीएल था। और डीएल लंबाई में हमने क्या किया था, देखो यहां पर डीएल लंबाई में क्या किया था, आई से गुना कर दिया था। क्यों गुना कर दिया था, कि डीएल लंबाई में क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। तब हमने कहा था इसको क्या, धारा अवयव। आई डीएल को हमने क्या कहा था, धारा अवयव। तो तार में छोटा सा लंबाई काट लिया था, तार जिसमें विद्युत धारा बहता था, तार जिसमें विद्युत धारा बहता था, उसका छोटा सा लंबाई काट लिया तो मिल गया आईडीएल, और उसको कहते थे धारा अवयव। वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसका छोटा सा मतलब कि लेंथ काट लिया तो कहा था करंट एलिमेंट। ये क्या था, करंट एलिमेंट। अंग्रेजी में कहें तो करंट एलिमेंट, हिंदी में कहें तो धारा अवयव। अब ये आपने एलिमेंट काटा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या बन गया, मैग्नेटिक एलिमेंट। तो आईडीएल क्या हो गया, मैग्नेटिक एलिमेंट। आईडीएल क्या, सॉरी माफ करिए, बीडीएल क्या हो गया,
मैग्नेटिक एलिमेंट। बी डी एल क्या हो गया बेटा? मैग्नेटिक एलिमेंट हो गया। मैग्नेटिक एलिमेंट हो गया, हिंदी में कहें तो चुंबकीय अवयव हो गया। अब हमको तो देखो, हमने जो यहां पर चुंबकीय अवयव निकाला, सॉरी, सबसे पहले तो हमने सर्कुलर क्लोज लूप के रूप में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप बनाया तार के चारों। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हर जगह पर एक समान नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें तार में हर जगह पर एक समान नहीं है, तब हमने छोटा सा उसमें पार्ट काटा, चुंबकीय क्षेत्र का छोटा सा पार्ट काटा और नाम क्या दिया? चुंबकीय अवयव। नाम क्या दिया इसको हमने? मैग्नेटिक एलिमेंट। लेकिन हमको तो पता करना है यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तार के चारों ओर, तार के चारों ओर इस दूरी पर, तार के चारों ओर इस दूरी पर, पूरा तार के चारों ओर इस दूरी पर हमको पूरा पता करना है चुंबकीय क्षेत्र टोटल। तो पूरा पता करेंगे तो कितना होगा भाई? क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे सभी एलिमेंट को, छोटे छोटे सभी मैग्नेटिक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तब क्या लिखेंगे? बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन। मगर ये जो इंटीग्रेशन होगा कहां पर होगा? इस लाइन पर होगा। ये जो इंटीग्रेशन होगा कहां होगा? इस लाइन पर होगा। बात समझे यहां तक? हमको तार के चारों ओर एक विशेष दूरी पर, एक स्पेशल डिस्टेंस पर, वायर के चारों ओर हमको पूरा पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, टोटल पता करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टोटल पता करना है। तो भाई ये टोटल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना भी छोटा छोटा एलिमेंट काटा है सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू होता है ना, एम्पियर के अनुसार, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, एम्पियर के अनुसार म्यू नॉट गुना आई के बराबर होता है। जहां म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी है, मतलब कि चुंबकशीलता है, और आई क्या है? आई वह करंट है जो इस क्लोज लूप के अंदर से जा रहा है। आई वह करंट है जो क्लोज लूप के अंदर से जाता है। एक तार में आई करंट, मान लो 2 तार होता तो 2I, 3 तार होता 3I, 4 वायर होता, 4 वायर होता 4I लगाते। तो भैया एम्पियर कहता है कि किसी वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप होता है, हिंदी में कहें तो किसी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो बंद लूप होता है, उस लूप में से जितना भी छोटा छोटा चुंबकीय अवयव बनता है, उस लूप में से जितना भी छोटा छोटा मैग्नेटिक एलिमेंट बनता है, उन सभी मैग्नेटिक एलिमेंट का इंटीग्रेशन करोगे, उन सभी मैग्नेटिक एलिमेंट का इस लाइन पर इंटीग्रेशन करोगे तो जो है म्यू नॉट गुना आई के बराबर होगा। म्यू नॉट गुना आई के बराबर होगा। यही कहा था किसने? एम्पियर के सर्कुटल लॉ ने, एम्पियर ने कहा था। ठीक है, ये सर्कुटल वर्ड जो है सर्कुलर से ही बना हुआ है। तो ये क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं? देखो क्या हुआ, यहां पर क्या लिखते हैं? एक वायर है जिसमें आई करंट जा रहा, करंट के चारों ओर क्या है जी? करंट के चारों ओर क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप है, हिंदी में कहें तो चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप है। तो उस लूप में छोटा छोटा क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट है। छोटा छोटा क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट है। सभी एलिमेंट का इसी लूप पर इंटीग्रेशन करना है, इसी लूप पर, क्योंकि आपने एलिमेंट काटा है, इसी लूप पर काटा है, तो इंटीग्रेशन भी तो करोगे आप इसी लूप पर ना जी।
ऐसा नहीं कि पूरा अंदर के एरिया में कर देना है, पूरा अंदर के एरिया में नहीं करना है, इसी क्लोज लूप में करना है। तो सभी मैग्नेटिक एलिमेंट का इस लूप पर इंटीग्रेशन को कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन। लूप पर इंटीग्रेशन जो कर रहा है ना, जोड़ने के लिए छोटे छोटे सभी मैग्नेटिक एलिमेंट का इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं ना इस लूप पर, और क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन, और उसके लिए सिंबल लगाते हैं यहां पर गोल, ऐसे गोल लगाते हैं। गोल क्या लगा हुआ है, ये गोल कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन ही है। जो बायोलॉजी वाला को थोड़ा सा दिक्कत लगता है मेरे भाई, यहां पर ध्यान देना, गोल लग जाने से कुछ अलग नहीं हो गया, यह भी इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला ही है। मगर इंटीग्रेशन कहां करना है, केवल इस लाइन पर करना है, इस लाइन पर करना है, उसी लाइन पर करना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। तो मैग्नेटिक एलिमेंट का लाइन इंटीग्रेशन या चुंबकीय अवयव का हिंदी में कहते हैं रैखीय समाकलन। चुंबकीय अवयव का रैखीय समाकलन या मैग्नेटिक एलिमेंट का लाइन इंटीग्रेशन जो है म्यू नॉट गुना आई के बराबर होता है। यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट। अच्छा, इसमें और बोल देते हैं, म्यू नॉट तो हो गया चुंबकशीलता या परमीएबिलिटी हो गया। आई क्या हुआ, आई वह करंट हुआ, आई वह करंट है जो क्लोज लूप के अंदर जा रहा। मान लो यहां पर कोई एक और तार है, यहां पर मान लो कोई और तार है, इस तार में मान लो कि अगर I1 करंट जा रहा, तो इस तार में अगर I1 करंट जा रहा है तो इस तार का करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के एम्पियर के सर्कुटल लॉ में काम नहीं आएगा। इस तार का करंट यहां पर नहीं भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप जो है, क्लोज लूप से बाहर हो गया ये करंट। समझ रहे हो ना, गॉस के नियम से जैसे आपको केवल वही चार्ज लेना है जो क्लोज सरफेस के अंदर होता है। याद करो, गॉस का नियम लगाते समय कौन सा चार्ज पर काम करते हैं, केवल उसी चार्ज पर काम करते हैं, केवल उसी आवेश पर काम करते हैं जो बंद घेरा के अंदर होता है, क्लोज एरिया के अंदर होता है। बाहर वाले चार्ज पर आप सोचते भी नहीं। वही बात है, क्लोज लूप के अंदर वाला करंट यहां पर भरना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, ये किसका सिंबल हुआ, लाइन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही है, दिमाग में बायोलॉजी वाला को कीड़ा काटता है, कीड़ा नहीं काटना है, ये इंटीग्रेशन ही है बस। क्योंकि इस लाइन पर हमको जोड़ना है, लाइन पर हमको ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर बस गोल लगा दिया। अब कहते हैं इसको लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट along the closed loop, along the closed loop is equal to product of permittivity and electric current. Product of permittivity नहीं, permeability and electric current. Permeability and electric current. कौन सा इलेक्ट्रिक करंट? Those electric current which pass through the closed loop. Those electric current which inside the closed loop, जो क्लोज लूप के अंदर में रहेगा करंट, केवल उसी पर काम करना है हमको। तो कहते हैं, तो यहां पर कहते हैं द लाइन इंटीग्रेशन the line integration of all the magnetic element magnetic elements,
द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट्स along the closed loop along the closed loop is equal to product of permeability and electric current। यहां पर केवल इलेक्ट्रिक करंट मत लिखो, परमिएबिलिटी एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट, परमिएबिलिटी एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट। पासिंग टोटल इलेक्ट्रिक करंट कौन सा? पासिंग इनसाइड द क्लोज लूप, या टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द क्लोज लूप, टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द क्लोज लूप, इनसाइड द क्लोज लूप। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं। पहले यहां पर देखो, ये आपको फिगर बना लेना है। ये क्या है भाई? क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है बेटा? क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्लोज्ड लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप कहेंगे इसको। कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप कहेंगे इसको। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट वायर हो गया। मतलब अनंत लंबाई का तार हो गया। इसका अपना रेडियस भी तो होगा, उस रेडियस को हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है जी? आर है। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर है। तो क्या कहा एम्पियर ने? एम्पियर ने इसको हिंदी में ऐसे कहा कि सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन। देखो ये रेखा ही तो है, ये क्लोज लूप, ये बंद लूप क्या है? रेखा है। कैसा रेखा है? वक्र रेखा है ना? कैसा रेखा है? वक्र, टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, वक्र रेखा है। स्ट्रेट तो है नहीं, वक्र रेखा है, टेढ़ा मेढ़ा है, या वृत्ताकार रेखा। किसका रेखा है भाई? तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में से हमने थोड़ा सा टुकड़ा काट लिया है, वह थोड़ा सा जो टुकड़ा है उसे कहते हैं चुंबकीय अवयव। छोटा सा लंबाई के लिए हमने डीएल लगाया, वह लंबाई किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो छोटा सा लंबाई में बी से गुना कर दिया, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो बी डॉट डीएल क्या हो गया?
चुंबकीय क्षेत्र का अवयव। बी डॉट डी एल मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का छोटा सा अवयव। तो सभी चुंबकीय क्षेत्र के छोटे से अवयव का इस रेखा पर समाकलन करेंगे। तो कहेंगे सभी चुंबकीय क्षेत्र अवयव का रेखीय समाकलन, सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, विद्युतशीलता और बंद लूप के अंदर बहने वाली कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युतशीलता और बंद लूप के अंदर बहने वाला कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन, सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन चुंबकशीलता और बंद लूप के अंदर बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है, ये कहना है। तो कहेंगे इसको, अगर आप हिंदी में कहोगे तो कैसे कहोगे बेटा, कि सभी चुंबकीय अवयव के रेखीय समाकलन सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन के निका, सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन कौमा, सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन बंद लूप के अंदर, कौमा लगाने के बाद, बंद लूप के अंदर बहने वाली धारा या फिर विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्यों बोल रहे हैं बार बार हम, चुंबकशीलता तथा बंद लूप के अंदर बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, सभी चुंबकीय अवयव, क्या है चुंबकीय अवयव, तो बी डॉट डी एल क्या है जी, चुंबकीय अवयव है। बी डॉट डी एल क्या है जी, चुंबकीय अवयव। ऐसा बहुत सारा चुंबकीय अवयव होगा, ऐसा इसमें अनंत चुंबकीय अवयव होगा। सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन, ये हुआ समाकलन, अब गोल घेर दिया तो हो गया रेखीय समाकलन, सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन, या फिर कहें तो लाइन इंटीग्रेशन। रेखीय समाकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट। सभी चुंबकीय अवयव का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, चुंबकशीलता तथा क्लोज लूप के अंदर बहने वाला धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर केवल आई मत लिखो, आई टी लिखा करो, टी मैंने टोटल, या फिर आप आई लिखो मगर ध्यान रखो कि यहाँ पर अंदर में बहने वाला कुल धारा के बराबर होगा। आप ऐसे ही लिखो, आपको बोर्ड में आई के बाद टी लिख के नहीं देगा, आई देगा। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट फॉर एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सत्य है, ऐसे आ जाएगा। इस पर 2 नंबर का लिखने आएगा तो आप पूरा लिखोगे, ये करोगे आप। ठीक है, अब इसमें हम और लिख रहे हैं, इसका वैल्यू लिख रहे हैं, तो इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल आने का चांस कम है। पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखें कि बी डॉट डी एल का रेखीय समाकलन बराबर म्यू नॉट आई होता है।
इसको एक लाइन में क्या कहोगे, बी डॉट डी एल का रेखीय समाकलन बराबर म्यू नॉट आई होता है। बी डॉट डी एल का लीनियर लाइन इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट गुना आई होता है। बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट आई होता है। ऐसे बोलना सीखो, यही क्या है, एम्पियर का सर्कुटल्ला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आपको बस इतना से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट क्या होता है बेटा, म्यू नॉट होता है चुंबकशीलता होता है, परमिएबिलिटी होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तुम वो लिख सकते हो म्यू नॉट भियर, म्यू नॉट बराबर क्या होता है, याद करो म्यू नॉट बटा 4 पाई बराबर हो, म्यू नॉट बटा 4 पाई बराबर 10⁻⁻7 होता था ना जी। तो यहाँ पर म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अरे मेरे भाई म्यू नॉट बटा 4 पाई बराबर 10⁻⁻7 होता था ना जी। तब म्यू नॉट बराबर क्या होगा, बटा वाला गुना में जाएगा ना, क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा। इसके बाद देखो एम्पियर सर्कुटल लॉ का कुछ कंडीशन है कि क्या हम देखेंगे, क्या सिचुएशन होगा तो हम एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम कौन कौन कंडीशन में आप लगा सकते हो, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम कौन कौन सा कंडीशन में लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो एम्पियर का परिपथीय नियम मतलब बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट आई होता है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम तो लगाने के लिए धारा को कांस्टेंट होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। धारा मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को स्टेडी होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक करंट स्टेडी है, अस्थाई है, तब तो एम्पियर का सर्कुटल लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम आप लगा सकते हैं। यदि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कम अधिक हो रहा है तो वहाँ पर आप एम्पियर का सर्कुटल लॉ नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेडी करंट। यह नियम जो है केवल स्थायी धारा पर लागू होता है, स्थायी विद्युत धारा पर लागू होता है। तो इसका कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, दिस लॉ is applicable this law is applicable only for this law is applicable only for steady current ये जो नियम है केवल अस्थायी धारा पर लागू होता है। धारा का मान अगर घटता बढ़ता रहेगा तो फिर आप सर्कुटल लॉ नहीं लगा सकते। आप सोचो ना, धारा का मान अगर घटेगा बढ़ेगा तो ये लूप अस्थायी नहीं बन पाएगा। या फिर आप इस फार्मूला में आप आई का मान क्या भरोगे। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लगातार कम अधिक हो रहा है तो कौन सा करंट यहाँ पर भरोगे, यहाँ पर कौन सा करंट भरोगे, नहीं भर पाओगे। तो ऐसे में जो है नियम नहीं लगेगा। तो धारा अगर विद्युत धारा अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर अस्थायी है तब तो हमारा एम्पियर का सर्कुटल लॉ लागू होता है। तो वही कह रहे हैं कि यह नियम अस्थायी विद्युत धारा पर लागू होता है। यह नियम अस्थायी विद्युत धारा पर लागू होता है, पहला बात। सेकेंड पार्ट क्या है कि ये जो नियम है सिमेट्रिकल बॉडी पर लगाया जाता है। सिमेट्रिकल बॉडी मतलब सममित वस्तु पर लगाया जाता है। ये सिमेट्रिकल बॉडी क्या होता है, ऐसा वस्तु जिसमें कम से कम एक
अक्ष होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए जो वस्तु को दो बराबर भागों में बांट रहा हो। जैसे देखो मेरे पास एक बोतल है, एक बोतल है, अगर मैं इस बोतल को यहां पर एकदम बीचों बीच यहां से काट दूं तो इधर वाला आकार इधर वाला आकार एकदम सेम होगा। अगर मैं यहां से बीच से काटूं, इसको यहां बीच से इसको फाड़ दूं तो इधर वाला आकार बिल्कुल सेम होगा। मतलब ये सिमेट्रिकल बॉडी हो गया, ये सममित वस्तु हो गया। ठीक है, कोई तार है, अब देखो ना, यही तार है, अगर इस तार को हम यहां पर बीच से मोड़ देते हैं तो ऊपर वाला आधा तार नीचे वाला आधा तार एक समान हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल बॉडी, सममित वस्तु कहते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है सिमेट्रिकल बॉडी पर लागू होता है, सममित वस्तु पर लागू होता है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब देखो, तो पहले मैंने पढ़ा था बायो सावर्ट के नियम में, कोई टेढ़ा मेढ़ा तार है उस पर आपने बायो सावर्ट का नियम लगाया था, उस पर एम्पियर का सर्कुलर लॉ लागू नहीं होगा। एम्पियर का सर्कुलर लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम लगने के लिए तार को सीधा होना जरूरी है, तब ना उसको बीच से बांटेंगे तो दो बराबर भाग में बटेगा, तब ना उसे कहेंगे सिमेट्रिकल बॉडी या सममित वस्तु। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल, कहेंगे दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल बॉडी। सिमेट्रिकल बॉडी मतलब क्या, यह नियम जो है सममित वस्तु पर लागू होता है। ये दो कंडीशन है एम्पियर के सर्कुलर लॉ लागू होने का, दो कंडीशन है कि स्टेडी करंट पर लागू होता है मतलब स्थायी धारा पर लागू होता है, और सममित वस्तु पर लागू होता है मतलब सिमेट्रिकल बॉडी पर लागू होता है। कौन जी? एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, यहाँ पर खत्म होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, इससे अधिक नहीं पढ़ना है आपको। इसके आधार पर जो है कुछ आपको क्वेश्चन करना है जो हम अगला वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों।